फर्स्ट यूनिट का है। ये शिक्षण अभिवृत्ति है। ठीक है, जो पेपर में हर एक बार पेपर में पूछा जाता है शिक्षण अभिवृत्ति से। ये आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास का या भूगोल का या समाजशास्त्र का, हिंदी का, तो उसमें ये शिक्षण अभिवृत्ति जो फर्स्ट पेपर है इसमें आता है। ठीक ना। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी के बारे में देखेंगे। शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति क्या होता है। तो देखिए, इसमें जो शिक्षा है, शिक्षा के अर्थ को दो रूपों में हम समझ सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के अर्थ को दो रूपों में समझा जा सकता है। एक तो व्यापक है, एक क्या है, एक व्यापक रूप है इसका, और दूसरा जो है संकुचित है। ठीक है, तो शिक्षा के दो अर्थों में समझा जा सकता है, व्यापक एवं संकुचित। शिक्षा के व्यापक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। इसके अनुसार सारा संसार हमारा शिक्षा के क्षेत्र है। व्यक्ति जहाँ स्वयं कुछ सीखता है और दूसरों को सिखाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में जो है यह माना गया है कि इसके अनुसार जहाँ सारा संसार जो है वो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का केंद्र है। ठीक ना। और व्यक्ति जहाँ स्वयं कुछ सीखता है और दूसरों को सिखाता भी है, यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो इससे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एक व्यक्ति है या छात्र है, वह स्वयं जहाँ जिस स्थिति पर जहाँ पर सीखता है, स्वयं सीखता है और दूसरों को सिखाता भी है, तो वह जो है शिक्षा के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक छात्र है, एक शिक्षार्थी स्वयं शिक्षा ग्रहण करता है और दूसरों को सिखाता भी है, तो यह कौन से जो है शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो यह व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऐसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विद्यार्थी स्वयं जहाँ सीखता है और दूसरे को सिखाता भी है, तो वह शिक्षा के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है, तो शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि पूरे संसार को इसमें शिक्षा माना जाता है, शिक्षा का क्षेत्र माना जाता है। और आगे देखिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ, शिक्षा संकुचित अर्थ, शिक्षा के जो संकुचित अर्थ है ये क्या होता है। इसमें शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है और पाठ्यक्रम अवधि निश्चित होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है और पाठ्यक्रम क्या होता है, अवधि निश्चित होते हैं। यानी कि इसमें जो एक सीमित क्षेत्र में, सीमित स्थान पर, एक निश्चित समय में, इसमें समय भी निश्चित होता है। जैसे कि हम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, बच्चा जो है, छात्र स्कूल में, क्लास में, कक्षा में शिक्षा जो ग्रहण करता है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ के अंतर्गत है। ये शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली जो भी शिक्षाएं हैं वह शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है और अवधि भी निश्चित होती है, तो यह शिक्षा के संकुचित अर्थ है, यानी कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में आएगा। यहाँ से भी यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक जो है शिक्षण, एक अध्यापक जो है शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों को शिक्षण कक्ष में एक निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम के दौरान, निश्चित अवधि के दौरान शिक्षा देता है, तो वह शिक्षा के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत, यानी शिक्षा के संकुचित क्षेत्र के अंतर्गत है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनेगा कि एक शिक्षण, एक शिक्षण है, शिक्षण करता है, यह अध्यापक है जो शिक्षार्थियों को एक निश्चित पाठ्यक्रम के दौरान निश्चित अवधि करता है और वहाँ पर निश्चित अवधि के साथ शिक्षा देता है। ठीक है, शिक्षा देता है, शिक्षण कार्य करता है, तो वह शिक्षा के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो शिक्षा के संकुचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, इसको याद रखिएगा।
इसके बाद औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण क्या होता है? एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक शिक्षण, इस शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है, जैसे स्कूल, कोचिंग। यानी कि औपचारिक शिक्षण एक अनौपचारिक होता है, एक औपचारिक होता है। तो औपचारिक शिक्षण में जो होता है उसमें यह भी होता है कि शिक्षण संस्थान में दी जाती है, और इसमें शिक्षक का होना आवश्यक है औपचारिक शिक्षा में। और उसमें जो है एक स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है, और यहाँ से जो बच्चा पढ़ कर निकलता है तो उसको एक प्रमाण पत्र भी दी जाती है, ठीक ना। तो ऐसे शिक्षण संस्थान को हम लोग औपचारिक शिक्षण संस्थान कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इंटर, बीए, हाई स्कूल, और फिर एमए, बीए, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीएड, बीटीसी, ये सब जितने भी हैं ये सारे औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक कि हम कहें कि कोचिंग संस्थान भी, इंस्टीट्यूट भी सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, शिक्षण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? तो अनौपचारिक शिक्षण जो है यह शिक्षण कर यह शिक्षण कार्य परिवार, समाज, बाजार, समुदाय से जो शिक्षा प्राप्त होती है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है ना। यानी कि ऐसी शिक्षा जो बाजार से, परिवार से, ऐसे तो अनौपचारिक शिक्षा जो पहले है प्राथमिक है तो परिवार से ही प्राप्त होगी। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है, उसमें निश्चित समय नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, कितना सीखेगा बच्चा, कितना नहीं सीखेगा। तो परिवार से, अपने समुदाय से, बाजार, हाट, जहाँ भी जाता है तो वह कुछ न कुछ सीखता ही है। यह अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें शिक्षा दी जाती है तो इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, और ना ही कोई निश्चित समय होता है। तो जहाँ पर शिक्षण कार्य वह होगा कि जहाँ पर कोई निश्चित समय ना हो, ना ही कोई शिक्षा प्रमाण पत्र मिले, तो वो अगर शिक्षा प्राप्त होती है तो वह जो होती है वह अनौपचारिक शिक्षण होता है। यानी कि यह शिक्षा जो होती है परिवार से, समाज से, बाजार से और समुदाय से प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखिए। इसके बाद है शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं। शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं, शिक्षण के 3 आधार है। शैक्षणिक प्रक्रिया 3 प्रश्नों पर तय होती है, ठीक है। क्यों, कैसे, क्या। क्यों का उत्तर जो है दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान द्वारा दिया जाता है। क्या का उत्तर जो है समाज शास्त्र द्वारा दिया जाता है। इसके बाद है आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद आदर्शवाद क्या होता है? व्यक्ति के नैतिक, वैदिक सद्गुणों का विकास होता है, ठीक ना। तो अगर यहाँ से यह भी प्रश्न आ सकता है, बन सकता है कि जो शिक्षण दी जाती है, यानी कि एक व्यक्ति की नैतिकता के आधार पर, जो सद्गुणता के आधार पर उसका विकास होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह कौन से जो है किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षण के कौन से अंतर्गत आएगा? तो वह आदर्शवाद के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद है प्रकृतवाद। इनमें जो होता है, इनमें जो है प्रकृति का शिक्षक और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है प्रकृतवाद में, ठीक ना। और अनुभव क्रिया द्वारा सिखाने, निरीक्षण क्रिया के द्वारा जो सिखाया जाता है वह प्रकृतवाद के आधार पर होता है। इसके अंतर्गत जैसे ह्यूरिस्टिक है, डाल्टन शिक्षण विधि है, इसके अंतर्गत आता है प्रकृतवाद के, ठीक ना। तो जिस शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है तो वह कौन से शिक्षण के अंतर्गत आएगा? तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक जो विधि है, डाल्टन शिक्षण प्रणाली की जो विधि है वह प्रकृतिवाद के अंतर्गत आएगा। डाल्टन शिक्षण प्रणाली वह कौन सी विधि के अंतर्गत है? तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए। इसके बाद है अगला प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, इसके प्रतिपादक जो है जॉन डेवी है।
तो प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन है? जॉन डेवी है। इसमें क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। तो प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है कि जिस शिक्षण विधि में क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया जाता है वह कौन से विधि के अंतर्गत आता है? तो वह प्रयोजनवाद शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यह जो होता है इस विधि के को प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है और इसके जो प्रणेता है वह जॉन डेवी है और यह अमेरिका की देन विधि है। यानी कि जॉन डेवी जो है अमेरिका की देन विधि है। जॉन डेवी ने अमेरिका से ही यह विधि का प्रतिपादन किया था। इसके बाद जो है अस्तित्ववाद है। इसके प्रतिपादक किर्कगार्ड है। अस्तित्ववाद के प्रतिपादक किर्कगार्ड है। इस विधि का मूल मंत्र अपने आप को जानना शिक्षक का कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो यह अस्तित्ववाद के शिक्षण विधि के अंतर्गत आएगा। यानी कि यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, देखिए कि अगर कहा जाए कि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक अपने आप को शिक्षण प्रणाली के दौरान अपने आप को जानने का प्रयास करता है और अपने कर्तव्यों को बनाता है, ठीक ना। तो वह कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा? तो शिक्षण के वह अस्तित्ववाद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। या यह भी कह सकता है कि एक शिक्षण जो है शिक्षक जो है शिक्षण कार्य के दौरान मौलिकता और सृजनकता और सक्रियता पर अधिक बल देता है। तो वह कौन से विधि के अंतर्गत आए? तो वह अस्तित्ववाद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद है शिक्षण के विभिन्न स्तर। शिक्षण के विभिन्न स्तर जो है अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 स्तर है। स्मृति स्तर, ठीक है, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ये क्रमिक है। ये पूछता है कि शिक्षण के विभिन्न स्तरों में कौन क्रमिक है, ठीक ना। कौन पहला स्तर है, कौन दूसरे स्तर पर आता है, कौन सा तीसरे स्तर पर आता है। तो पहले स्तर पर स्मृति स्तर, दूसरे पर अवबोध स्तर, तीसरे पर चिंतन स्तर आता है, ठीक ना। शिक्षण के जो है ये विधि में 3 स्तर है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। चलिए पहला स्तर देखते हैं, स्मृति स्तर। इसके प्रतिपादक जो है हर्बर्ट है। यह शिक्षण अधिगम के प्रारंभिक स्तर है। तो शिक्षण स्तर के शिक्षण अधिगम यानी कि शिक्षण स्तर के शिक्षण कार्य के दौरान जो एक शिक्षक जो होता है शिक्षण कार्य करता है तो उसके प्रारंभिक स्तर कौन से होगा? स्मृति स्तर होगा, अवबोध स्तर होगा कि चिंतन स्तर होगा? तो स्मृति स्तर होगा, ठीक है। अगर कक्षा में छात्रों को शिक्षा देता है तो पहले स्मृति स्तर के आधार पर देता है। इस स्तर में तत्वों को कंठस्थ, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, सीखने की तीव्रता और मूल्यांकन प्रणाली में मौखिक, लिखित, निबंध, प्रश्नों को परीक्षा शामिल किया जाता है, परीक्षा में शामिल किया जाता है, ठीक है। अवबोध या ग्रहण शक्ति, इसको अवबोध भी कहा जाता है या ग्रहण शक्ति भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक मारिसन है। अवबोध विधि के प्रतिपादक जो है मारिसन है। तो शिक्षण में जो स्तर दूसरा स्तर है तो वह अवबोध विधि है। अवबोध विधि के प्रतिपादक मारिसन है। इसमें सामान्यीकरण, अवधारणाएं, सिद्धांत, संकल्पनाओं को समझने पर बल दिया जाता है। तो यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि एक शिक्षक जो है शिक्षण कार्य के दौरान सामान्यीकरण, अवधारणाएं पर छात्रों को समझाने का अधिक प्रयास करता है, अधिक बल देता है। तो शिक्षण के कौन से स्तर के अंतर्गत आएगा? तो अवबोध स्तर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद है चिंतन एवं विमर्श स्तर। इसके प्रतिपादक है हंट। चिंतन एवं विमर्श स्तर, विमर्श स्तर चिंतन भी कहा सकता है या विमर्श स्तर भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक हंट हैं। इस स्तर पर स्मृति ग्रहण शक्ति का आधार पर शिक्षण होता है, ठीक ना। इसमें जो होता है बालक चिंतन करता है, यानी कि शिक्षण की अंतिम स्तर जो होता है
वह चिंतन स्तर है, यानी कि इसमें बालक जो होता है, छात्र होता है, स्वयं चिंतन करता है, समस्याओं के बारे में थिंकिंग करने लगता है, सोचने लगता है, ठीक ना। तो वह स्मृति ग्रहण शक्ति का आधार पर शिक्षण होता है इसमें, ठीक ना। स्मृति और ग्रहण शक्ति के आधार पर ही यह स्तर होता है, आधारित है चिंतन एवं विमर्श स्तर। उसके बाद है कि क्रियात्मक पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन कौशल सीखता है, यानी कि विद्यार्थी जीवन, एक यहाँ एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन कौशल सीखता है, यानी कि जीवन कौशल सीखता है, क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अंतर्गत है, ठीक ना। शिक्षण में चर का विभिन्न कार्य। शिक्षण में चर का विभिन्न कार्य, तो विभिन्न कार्य है निदानात्मक, उसके बाद उपचारात्मक कार्य, मूल्यांकन कार्य, ठीक ना। मूल्यांकन कार्य, निदानात्मक यानी कि शिक्षक की भूमिका ज़्यादा सक्रिय होती है और इसमें शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान किया जाता है कि उसको कैसे उसकी समस्याओं को समाधान किया जाए, उसका निदान किया जाता है। हर तरह की समस्या का इसमें निदान किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षा, छात्रों में वांछित परिवर्तन उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, यानी कि छात्रों में वांछित परिवर्तन किया जाता है, उनके उद्देश्य लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है, तो वह उपचारात्मक शिक्षा होता है। यानी कि जो भी अगर समस्याएं हैं उस छात्रों के अंतर्गत, उस समस्या का हल ढूंढा जाता है, तो वह जो परिवर्तन लाता है उसमें वांछित परिवर्तन होता है, वह उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। यानी कि उपचारात्मक चर है शिक्षण का चर। मूल्यांकन, यह छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन का मूल्यांकन है, यानी कि उस छात्रों के आचार नियम नैतिक व्यवहार सब में परिवर्तन आता है, तो उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। शिक्षण चर का यह मूल्यांकन चर कहलाएगा, ठीक है। तो यह दोस्तों वीडियो हमारा कैसे लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग ऐसे ही अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।